कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। ये इनकम टैक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखा था, इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे इम्पोज होता है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृषि आय। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले जाकर के उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय होता क्या है इनकम टैक्स की नज़र में। तो ये बताया गया है धारा 2 उपधारा 1A में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। पहला पॉइंट ये कहता है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। पहला, एक कंडीशन है सिचुएटेड इन इंडिया, अगर कोई भी भूमि भारत में स्थित है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि उस पर एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि कृषि के जो कार्य होते हैं वो अगर हो रहा है तो वहाँ से कोई भी आपको किराया मिल रहा है, कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सभी क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ द सच प्रोड्यूस। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें जो उत्पाद बना हुआ है उस पर कुछ प्रसंस्करण किया जा रहा है, यानी कि उस पर कुछ प्रोसेसिंग किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाने के लिए तैयार हो जाता है, मार्केट में बेचे जाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, जो चाय पत्ती की खेती होती है तो वहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे उगाएंगे और ये जो क्रॉप है इसको बेच देंगे तो वे भी क्या होगा, कुछ परसेंटेज। अभी मैं पूरा एग्रीकल्चरल इनकम मान के चल रही हूँ, जब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊँगी कुछ परसेंटेज इसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है, कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चरल इनकम होता है। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्या है, आपका कृषि आय है। तो इस पे जो भी क्रॉप है वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। अब यहाँ पे जो खेती की गई पत्ते की, उस पत्ते को निकाला गया, उसकी कुछ प्रोसेसिंग की गई है। जब प्रोसेसिंग की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट में बेचे जाने के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कुछ परसेंटेज उसका हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम ही कहेंगे। तो यही ये सेकंड पॉइंट में बोला है कि अगर हम लोग कहीं से ऐसी इनकम पाते हैं जो इनकम उस चीज़ से जनरेट हुई है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट कहता है एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस स्पेसिफाइड इन दिस रिगार्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। धारा 2 उपधारा 1A में संबंधित कुछ शर्त दिए हुए हैं। अगर उनके अधीन कोई फार्म हाउस आता है, जैसे इसमें कुछ शर्त में क्या है कि ये जो फार्म हाउस है वो किसी कृषि उपजाऊ जमीन के बगल में होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ऐसे करके 4-5 शर्त दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये फार्म हाउस है तो वहाँ से भी जो इनकम जनरेट होगी वो भी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोइंग इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी अ एग्रीकल्चरल इनकम। नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौधे से होने वाली आय को कृषि आय माना जाता है। जो आप लोग देखते हैं प्लांटेशन वगैरह करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, फूल पौधे जब आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ से भी जो भी इनकम मिलती है उसे इंडिया में माना जाता है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 पॉइंट्स में आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेंट और रेवेन्यू, वो भी कहाँ से, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ से। और ये लैंड कहाँ होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये याद करने वाली कि इंडिया में ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं एसएससी हूँ, यानी कि मेरे ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। अब क्या हुआ, मेरे पास एग्रीकल्चरल इनकम है 50,000 रुपये की, 50 नहीं 60 रख लेते हैं, 60,000 रुपये की है। तो क्या मैं इस पर टैक्स दूंगी, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा ये एग्रीकल्चरल इनकम है तो कहाँ से है, इंडिया से है कि कहीं बाहर से है। अगर मैं एसएससी हूँ तो मेरा इंडिया से एग्रीकल्चरल इनकम है या बाहर से एग्रीकल्चरल इनकम है, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो इंडिया वाला शर्त आपको दिमाग में हमेशा रख के रहना है। तो रेंट और रेवेन्यू मिल रहा है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी कि जो हार्वेस्टिंग हो गया, जैसे खेत की सिंचाई करना, बुआई करना, ये सारे जो काम हैं एग्रीकल्चर वाले, जितने भी काम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उस काम से करने पर जो भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा का सारा क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी फार्म हाउस है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि भूमि के निकट पे स्थित है, वहाँ से अगर आपको कोई आय मिल रही है तो वो भी क्या है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। अब
क्या कह रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। एग्जेम्प्टेड होने का मतलब क्या है कि ये कर मुक्त होते हैं। कर मुक्त होते हैं तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि क्यों कर मुक्त है, तभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ इसकी देख रहे हैं। और कर मुक्त है ये किस में बताया गया है, धारा 10 उपधारा 1 में बताया गया है। डेफिनेशन किस में दी गई है एग्रीकल्चरल इनकम की, 2(1)(a) में। लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम करमुक्त है, ये दिया गया है धारा 10 उपधारा 1 में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, हिंदी में इसको बताते जाऊंगी, अगर आपको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि अगर पूछ दिया एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है तो आप एग्जाम्पल्स लिख देते हैं तो कॉपी आपकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि सब लोग ये लिखेंगे कि रेंट रिसीव्ड, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से इनकम, लेकिन जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपकी कॉपी थोड़ी सी अलग हो जाती है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। बताइए कौन सा नॉन एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपको कि नॉन एग्रीकल्चरल कौन सा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप नॉन एग्रीकल्चरल को क्वालिफाई कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, यानी कि ये जो नर्सरी वाली हम लोग बातें कर रहे थे कि प्लांटेशन किए जा रहे हैं, फूल पौधे उगा रहे हैं, तो वो सब क्या है, आपका एग्रीकल्चरल इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, यानी कि जो बीज होते हैं उसको बेचने से जो आपको आय मिलेगी वो भी एग्रीकल्चरल है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, ये तो सीधे सीधे दिख रही है, कृषि भूमि से कोई भी रेंट मिल रहा है, कोई भी रेवेन्यू मिल रहा है, वो भी क्या रहेगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, आप फूल पौधे पत्ते उगाते हैं, वहाँ से अगर आपको इनकम मिल रही है तो क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है। नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने गलत किया था, मुझे लग रहा था नहीं ये तो एग्रीकल्चरल इनकम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीके का एग्रीकल्चरल इनकम होता है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल इनकम प्रोड्यूस और एक्टिविटीज़, यानी कि कोई फर्म है उसके पार्टनर को इनकम मिली है। अब वो इनकम कैसी है, ये जो फर्म है वो क्या कर रही है, कुछ कृषि के कार्य कर रही है, कृषि के कार्य करेगी तो जो उससे आय होगा वो क्या होगा, कृषि आय होगा, और इसके पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, कृषि आय कहलाएगा। ये भी बहुत कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और रिसीव्स, यानी कि कोई भी पर्सन है वो काम कर रहा है किसी फर्म में, वो फर्म क्या कर रही है, कृषि कार्य से संबंधित कार्य वो कर रही है, अब उसके कैपिटल पर, उसकी पूंजी पर उसको इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है, यानी कि उस पर कर नहीं लगता है। जब कर नहीं लगता तो हम लोग कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इस बात पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, इज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल, यानी कि कृषि आय कर योग्य होती है या नहीं होती है। तो आयकर की धारा 10 उपधारा 1 कहती है कि कृषि आय को कराधान से छूट प्राप्त है, यानी कि ये क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, करमुक्त होती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे जब आप आएंगे, हाउएवर एग्रीकल्चरल इनकम इज कंसीडर्ड फॉर रेट purposes while assessing the income tax liability if the following two conditions are met, यानी कि अगर निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा किया जाए तो कोई भी एसएससी का जब इनकम टैक्स निकाला जाता है तो उस समय पे एग्रीकल्चरल इनकम को उसके इनकम में जोड़ा जाएगा। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं, सबसे पहले अगर कंपनी की या पर्सन के या कोई फर्म है उसके एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही इनकम पर हम लोग असेसमेंट करते हैं, तो इसीलिए इसमें ऐड किया हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर के। दूसरा पॉइंट है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम सरपास द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब इसका क्या मतलब है कि जितना भी आपको टैक्स देने की लिमिट बताई गई है, जैसे लिमिट कैसे बताई जाती है, मान लेते हैं अभी का स्लैब मैं एक फॉलो कर रही हूँ कि अगर आपके पास 2,50,000 की टोटल इनकम है सब कुछ माइनस करने के बाद, तो आप कर मुक्त हैं, यानी कि 2,50,000 तक के आप जब जाते हैं तो ये एग्जेम्प्ट है, कर मुक्त है, इस पर आपको कोई भी कर नहीं देना है। लेकिन अगर 2,50,000 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं, आपको मान के मैं चल रही हूँ कि 5% देना है, 5% टैक्स देना है। तो आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर टोटल इनकम
एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम, अगर इस 5,000 को छोड़ करके जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको क्रॉस कर ले जाती है, तो ये दोनों शर्तें जैसे ही पूरी होंगी वैसे ही क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उसको ध्यान में रखा जाएगा कि हमारे पास कितना एग्रीकल्चरल इनकम है, किस प्रकार से उसको टैक्स देना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होता है कि नहीं टैक्सेबल होता है। अगर आपके एमसीक्यू में ये पूछे कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि कर मुक्त होता है। ठीक है, धारा क्या कहती है, 10 और उपधारा 1 कहती है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए 2 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना किस प्रकार से करेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि गैर कृषि आय और शुद्ध कृषि आय का कर मूल्यांकन करिए, यानी कि जो भी आपके नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है, दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम एंड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम जो कृषि आय है और मैक्सिमम जितना भी एग्जम्पशन, जितना भी छूट मिल रहा है उस पे टैक्स कितना आ रहा है, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म में हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अगर आप समझ लेंगे तो वो सारे पॉइंट्स लिखने में आपको आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर एज्ड 50 ईयर्स। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ईयर कितना दिया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स 60 साल वालों के लिए अलग स्लैब लाता है, 60 से 80 वालों के लिए अलग स्लैब है और 80 के ऊपर वालों के लिए अलग स्लैब है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 50 साल का इंसान है, 3 लाख उनकी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि गैर कृषि आय कितनी है, 5 लाख रुपए की है। अब बोला है कि एग्रीकल्चरल इनकम, पहली बात तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपको दोनों पॉइंट्स याद हो कि यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, पहली पॉइंट, शर्त हमारा पहला पूरा है। दूसरा कि जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे गैर कृषि आय ऊपर होनी चाहिए, तो इससे ऊपर है क्योंकि ये 50 साल की ही बात कर रहे हैं और 5 लाख दिया हुआ है। एग्जम्पशन कितना मिलता है इनको, 2.5 लाख का ही मिलता है, यानी कि ये भी शर्त पूरी है। जब दोनों शर्त पूरी है तो हम लोग किस पे चले जाएंगे, अपने 3 स्टेप्स पे जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, दोनों का टोटल इनकम कितना आ गया, 8 लाख रुपये, 5 लाख प्लस 3 लाख रुपए। अब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आपका कि 8 लाख रुपए है, इसमें से जो 2,50,000 है इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, नील, एक भी रुपया नहीं। नेक्स्ट जो 2,50,000 है उस पर कितना देना है, 5% देना है। बाकी का जो बैलेंस बचा उस पर कितना देना है, 20% देना है। अब इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया हुआ है कि जो पहला 2.5 लाख है वो नील होगा। अब बचा कितना, यहाँ पे 250 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, ये 5, यानी कि 5,50,000 इनकम बची है। तो जो दूसरा नेक्स्ट 2,50,000 है उस पर 5% का टैक्स दिया, 12,500। बाकी का जो बैलेंस बचा 3 लाख रुपए का, 3 लाख पे हम लोगों ने 20% का निकाला, तो ये कितना हो गया, दोनों जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 72,500। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि कितना हम लोग को टैक्स कितना हम लोग को देना है कृषि आय और गैर कृषि आय में, ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है कितने रुपए की थी, 3 लाख रुपए की, और जो भी आपका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए का था, कितने पे आपको टैक्स नहीं देना है। अब आप इन दोनों को जोड़ करके इसका टैक्स निकाल दीजिए। इन दोनों को जोड़े कितना आ गया, 5,50,000 रुपये आ गया। कॉपी पे आप लिखते चलिएगा, जब कॉपी पे लिखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वैसे लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। जब आप इस चीज़ को लिखेंगे खुद से दिमाग में क्वेश्चंस बना करके भी कोशिश करिएगा, बुक्स में जो आपके क्वेश्चंस होंगे 1-2 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो पहला 2.5 लाख रुपए है उस पर हम लोग को 1 भी रुपया नहीं देना है, तो वो हो गया नील। नेक्स्ट 2,50,000 कितना देना है, 5% के हिसाब से 12,500। बाकी का जो 50,000 रुपये बचा उस पर 10% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ गया, ये 10,000 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 22,500। और थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी पहले पॉइंट का आया है और दूसरे पॉइंट का आया है उन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया, 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये क्या हो जाएगा, फाइनल टैक्स हो जाएगा।
अब बात यही नहीं है कि सरकार ये नहीं कहती बस 50,000 दे के निपट जाओ। अब वो कहती है कि आप स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए भी कर दीजिए। तो इस 50,000 का 4% आप दीजिए, क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है, तो 4% लगता है। किसके ऊपर लगता है, जो आपका कर है 50,000 रुपये का उसके ऊपर लगता है। तो टोटल अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा टैक्स, 52,000। ये किसी भी करदाता के लिए उसकी कर की उत्तरदायित्व हो जाएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी तरीके से इसको समझाने की। किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं चाहे कॉमेंट करते हैं तो वो मोटिवेशन का काम करता है। और अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे लगेगा पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और जब उस पर कुछ रिस्पॉन्स रहते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। अदरवाइज़ अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर वही लापरवाही थोड़ी सी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।